नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम सूफी काव्य धारा के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की संख्या 50 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। ऑप्शन में है पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी के रूप में। सूफी साधना में पत्नी के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई थी। 2 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है। सूफी साधना के 4 मुकाम होते हैं। ऑप्शन में है मलकत, शरीयत, मारिफत और हकीकत। आपको बताना है कि सूफी साधना के जो 4 मुकाम है उसमें से एक इसमें से कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मलकत। मलकत इसमें शामिल नहीं है। बाकी शरीयत, हकीकत, मारिफत और एक हो जाएगा तरीकत। तरीकत जो है, इन चारों को लेकर जो है सूफी साधना के 4 मुकाम बताए गए हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है। ऑप्शन में है चंदायन, हंसावली, मृगावती और पद्मावत। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना गया है। आपको बताना है क्या वह चंदायन है, हंसावली है, मृगावती है या पद्मावत है। सही उत्तर इसका है हंसावली। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा हंसावली को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता हैं असाइत। इसके रचयिता असाइत हैं और इसका रचना काल 1370 ईस्वी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ऑप्शन में चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा और मधुमालती। आचार्य शुक्ल द्वारा किस ग्रंथ को जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मृगावती। शुक्ल जी ने मृगावती को पहली रचना माना है सूफी काव्य परंपरा की, और जिसका समय है 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी में है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। आपको बताना है कि चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी और कुतुबन। चंदायन के रचयिता कौन है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताना है। कुतुबन, मंझन, जायसी और उस्मान। मधुमालती किसकी रचना है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मंझन की। मधुमालती जो है मंझन की रचना है, और जिसका रचना काल क्या है 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी में इसका रचना काल पड़ता है, और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। भाषा को भी आप साथ साथ ध्यान दीजिएगा। जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, अधिकतर जो रचनाएं हैं सूफी रचनाएं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ एक रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो जो ब्रज भाषा में है उनको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। बाकी अवधी तो लगभग सभी अवधी में ही लिखी गई हैं। कुछ एक रचनाएं जो हैं वह ब्रज भाषा में हैं, और कुछ एक रचनाएं जो हैं राजस्थानी में भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। शेख नबी की कौन सी रचना इसमें से है। ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा और इंद्रावती। आपको बताना है कि इसमें से शेख नबी की रचना कौन सी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ज्ञानदीप। ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है। माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है। और ऑप्शन में है मलिक मोहम्मद जायसी, गणपति, उस्मान और दामोदर कवि। आपको बताना है कि माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है। से उत्तर हो जाएगा इसका गणपति। गणपति की रचना है माधवानल काम कंदला। 9 नंबर का प्रश्न है कि रूप मंजरी के रचयिता कौन है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास और नारायण दास। रूप मंजरी के रचयिता कौन है आपको बताना है। क्या यह सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं या नारायण दास हैं। सही उत्तर हो जाएगा नंददास। रूप मंजरी के जो रचयिता हैं, रचनाकार है वो नंददास है, और इसमें नायक जो है कृष्ण है और नायिका रूप मंजरी है। रचनाकाल की बात करें तो 1568 ईस्वी इसका रचनाकाल है, और इसकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। तो इसकी भाषा जो है ध्यान देने योग्य है, यह ब्रज भाषा है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है
वह है गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में या खड़ी बोली में? गणपति द्वारा रचित जो माधवानल कामकंदला ग्रंथ है यह किस भाषा में है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थानी, यह राजस्थानी भाषा में है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? अवधी में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में या ब्रज भाषा में? ढोला मारूरा दोहा जो है राजस्थानी भाषा में है। सही उत्तर हो जाएगा इसका स राजस्थानी। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन में रत्नसेन, मनोहर, माधव और ऋतुपर्ण। जितने भी सूफी काव्य रचनाएं हैं परीक्षाओं में उनके नायक और नायिका के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम सूफी काव्यधारा की क्लासेस ले रहे थे तो उसमें मैंने नायक और नायिकाओं के नाम बताए थे, तो उन क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा और उससे याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि मधुमालती का नायक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मनोहर। मधुमालती का नायक जो है वो मनोहर है और नायिका मधुमालती है। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऑप्शन में है सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती और चित्रावली। किसका नायक जो है राजकुमार ऋतुपर्ण है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सत्यवती कथा। ईश्वर दास की सत्यवती कथा का नायक राजकुमार है। इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? क्या यह पद्मावती है, देवयानी है, सत्यवती है या इंद्रावती है? ज्ञानदीप जो रचना है उसके नायिका कौन है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा देवयानी। कहीं कहीं पर आपको देवजानी भी लिखा मिलेगा, तो ये जो है ज्ञानदीप नामक जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसकी नायिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को जाता है? ईश्वर दास को, जान कवि को, उस्मान को या आलम को? लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के रूप में प्रस्तुत किसने किया था आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जान कवि। जान कवि ने किया था। 16 नंबर का प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, यहाँ पे राजा रहेगा। तन चितौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य की है? मृगावती की, पद्मावत की, मधुमालती की या चित्रावली की? सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मावत की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं पद्मावत की, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा उनकी प्रतीक योजना को बताया जा रहा है कि उन्होंने तन जो है चित्तौड़ को बताया है और मन जो है राजा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और रूपमंजरी। रत्नशेखर कथा के आधार पर जो है हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मावत। पद्मावत जो है रत्नशेखर कथा के आधार पर लिखा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का। औ मैं जानी कवित अस कीन्हा, मको यह रहे जगत मह चीन्हा, यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतुबन की या मंझन की? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है इसका मलिक मोहम्मद जायसी। यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जिसमें इन्होंने अपना काव्य प्रयोजन बताया है। इन्होंने काव्य का प्रयोजन बताया है कि मेरा जो नाम है वह जगत में प्रसिद्ध रहे। इन्होंने इसको काव्य प्रयोजन माना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? ऑप्शन में है रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना और ब्रज भाषा का प्रयोग। आपको बताना है कि सूफी काव्य में इसमें से क्या नहीं मिलता है। नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रयोग। हालांकि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हुआ है कि उसे विशेषताओं में शामिल किया जा सके। तो इस प्रश्न को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? ऑप्शन में है स्वयंभू, बनारसी दास, जोइंदू और मुनि सालिभद्र।
आपको बताना है कि किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित्र यानी आत्मकथा में मधुमालती और मृगावती जो ये दो ग्रंथ हैं उनका उल्लेख किया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारसी दास। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में जो है इसका उल्लेख किया है, मधुमालती का और मृगावती का। एक और बात ध्यान रखिएगा, अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जी का है, लेकिन अर्ध कथा पूछे तो वो डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के और अकबर के। आखिरी कलाम नामक जो पुस्तक थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, उसको उन्होंने किस शासक के शासनकाल में लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा इसका बाबर। इन्होंने बाबर के शासनकाल में इसको लिखा था, आखिरी कलाम जो रचना थी। 22 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? देवनागरी लिपि में, फारसी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में। सही उत्तर हो जाएगा इसका फारसी लिपि। पद्मावत की जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां हैं वह फारसी लिपि में हमें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है, मोही का हसेसी की कोहरई पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की और तुलसीदास की। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। मोही का हसेसी की कोहरई। सही उत्तर हो जाएगा इसका जायसी। यह पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर पर हंस रहे हो। यह इस संबंध में है कि इस मलिक मोहम्मद जायसी की कुरूपता को लेकर उनका उपहास उड़ाया जा रहा था। उस पर उन्होंने यह कहा था कि मोही का हंसे ही कि को हरई, यानी मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो, यानी ईश्वर पर हंस रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का या सिद्धांत का। आखिरी कलाम जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आपको बताना है कि इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कयामत का। इसमें जो है कयामत का वर्णन मिलता है। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? ऑप्शन में है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका अखरावट। अखरावट में जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बातें कही गई हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, एक ब्राह्मण का, एक तोते का और एक दूत का। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में हीरामन जो है वह क्या है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा एक तोता। हीरामन जो है एक तोता है जो कि गुरु का प्रतीक है पद्मावत में। 27 नंबर का प्रश्न है कि राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में हुआ है? पद्मावत में, मृगावती में, हंस जवाहिर में या मधुमालती में। राघव चेतन जो है उसका उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में हुआ है, आपको बताना है। सही उत्तर है उसका पद्मावत। पद्मावत में जो है राघव चेतन का उल्लेख किया गया है जो कि शैतान का प्रतीक है। 28 नंबर का प्रश्न है, भूली चकोर दीठी मुखलावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली की, चित्रावली की, ज्ञानदीप की या पद्मावत की। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं, किस ग्रंथ से ली गई हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मावत। यह पंक्तियां जो है पद्मावत रचना से ली गई हैं। 29 यानी 29 नंबर का प्रश्न है कि प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी द्वारा किसे माना गया है? मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को या सत्यवती कथा को। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ जो है शुक्ल जी द्वारा पद्मावत को माना गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी पद्मावत। 30 नंबर का प्रश्न है कि गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? पद्मावत में, चित्रावली में, ज्ञानदीप में और हंसावली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत में। गोरा बादल की जो कथा है वह पद्मावत में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर का। चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? आपको बताना है कि चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी। रूपनगर की, सिंघल द्वीप की, मलय की या जम्बू द्वीप की। चित्रावली जो नायिका है वह कहाँ की राजकुमारी थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपनगर। यह रूपनगर की राजकुमारी थी।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है। ऑप्शन में है 5, 7, 8 और 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपके सामने यह प्रश्न पहली बार आया हो तो। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 7। 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा है जायसी के पद्मावत में। 33 नंबर का प्रश्न है कि कहाँ मानसर जहाँ सुपाई पारस रूप यहाँ लागी आई। यह पंक्ति किस कवि की है। उस्मान की, जायसी की, कुतुबन की या मुल्ला दाऊद की। आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किसकी हैं। कहाँ मानसर जहाँ सुपाई पारस रूप यहाँ लागी आई। यह पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है। चैत से, वैशाख से, जेठ से या आषाढ़ से। आपको बताना है कि विरह वर्णन के अंतर्गत जो पद्मावत में 12 मासा मिलता है उसका प्रारंभ जो है किस महीने से मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका आषाढ़। आपको पंक्तियां में मिलेंगी कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नूर मोहम्मद की वह कौन सी रचना है जिसमें आध्यात्मिक रूपक मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी में जो है आध्यात्मिक रूपक मिलता है। अनुराग बांसुरी का रचना काल जो है 1764 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी। पाटन की, गुजरात की, उज्जैनी की या कर्नाटक की। आपको बताना है कि हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका पाटन की। जो हंसावली है उसकी नायिका जो है वह पाटन की राजकुमारी थी। 37 नंबर का प्रश्न है कि कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में की गई है। पद्मावत में, हंसावली में, कामकंदला, माधवानल कामकंदला में या इनमें से किसी में नहीं। कामदेव की जो स्तुति है वह किस प्रेमाख्यानक काव्य में की गई है। सही उत्तर हो जाएगा इसका माधवानल कामकंदला। इसमें जो है कामदेव की स्तुति की गई है। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पद्मावत का रचना काल क्या है। आपको बताना है 927 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1540 ईस्वी या 1660 ईस्वी। पद्मावत का रचना काल जो है वह 1540 ईस्वी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। बात करें 927 की तो ये हिजरी सन में 927 होता है, हिजरी सन में, ईस्वी में ये नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में हिजरी सन में पूछे तो वो हो जाएगा 927। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत रचना में अपने गुरु का नाम बताया है, वह क्या बताया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका सैयद अशरफ। आपको एक पंक्तियां सुनने को मिलती होंगी सैयद अशरफ पीर पियारा, तो वो इन्हीं के संबंध में है और जायसी ने इन्हें अपने गुरु के रूप में पद्मावत में याद किया है। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि यह तन जारो छार के कहाँ की पवन उड़ाए। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की या मृगावती की। आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ की हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्मावत। यह पंक्तियां जो हैं पद्मावत की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थोड़े से आधुनिक काल से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन में है 1976, 1975, 1977 या 1978। आपको बताना है कि भीष्म साहनी का जो तमस उपन्यास है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975। 1975 में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 42 नंबर का प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है। सुरेंद्र वर्मा की, केदारनाथ सिंह की, अरुण कमल की या विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है मुझे चांद चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। यह रचना जो है सुरेंद्र वर्मा की है। 43 नंबर का प्रश्न है कि उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
कोहरे में कैद रंग, रेहन पर रघु, पत्थर फेंक रहा हूँ या मोहनदास। उदय प्रकाश को जो है किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है मोहनदास। उदय प्रकाश को मोहनदास नामक रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 44 नंबर का प्रश्न है कि आग की हंसी रचना किस कवि की है? चंद्रकांत देवताले, रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ या रमेश चंद्र शाह। सही उत्तर है इसका आग की हंसी जो है मिश्र की रचना है। 45 नंबर का प्रश्न है 45 नंबर का कि नासिरा शर्मा को परिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2012 में। आपको बताना है कि नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार पारिजात उपन्यास पर कब प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में मिला था। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हवा में हस्ताक्षर, मिलजुल मन, नए इलाके में या अकाल में सारस। आपको बताना है कि कैलाश वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ है? सही उत्तर है इसका हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 47 नंबर का प्रश्न है कि चिदम्बरा रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1972 ईस्वी। कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा रचना पर इनको 1968 ईस्वी में मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। वहीं इनकी एक और रचना है 1960 ईस्वी में इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है अज्ञेय की, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1976 में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में जो है इनको कितनी नावों में कितनी बार जो काव्य रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 49 नंबर का प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? राग दरबारी पर, दो चट्टाने, अमृत और विष या कला और बूढ़ा चांद। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी जो रचना है, इनका उपन्यास है राग दरबारी, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 2009 में मिला था। 2009 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था राग दरबारी के लिए। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? मध्य एशिया का इतिहास, रस सिद्धांत, हिम तरंगिणी या मुक्तिबोध। आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? और इसका सही उत्तर हो जाएगा हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और क्लास आपको अच्छी लगी तो आपको 3 काम करने हैं। पहला, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।